हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो आज हमारी वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, की ये जो भी हम डोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं, दैट वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव, उसका पूरा बेसिक मोलिकुलर लेवल क्या है, जीन लेवल क्या है, कि जीन लेवल पर ये कैसे वर्क करता है, वो सारा हम डिटेल में समझेंगे। एंड सेकेंड वी विल सी अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ये पूरी एक्सप्लेनेशन है दैट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि एनसीईआरटी में ही बताया गया है। तो इस पे आने से पहले जरा हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं कि जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज आर जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए पर स्पेसिफिक पोर्शन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, सो जीन और डीएनए पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो जीन कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो इस एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप लोग पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। ठीक है, तो उसमें यही आता है कि जीन जो है पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए इज फॉर्म्ड एंड लेटर ऑन protein is formed, and that protein is responsible for the expression of a particular trait. So in short, gene leads to the production of a protein and that protein is responsible for the expression of a particular trait. जैसे कि अगर हम बात करें, हम हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट का जीन प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में, डीएनए के ऊपर, डीएनए में होगा, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है जिससे जो हाइट का जो ट्रेट है वो बनता है। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हम सब जानते हैं कि उनमें 2 कॉपीज ऑफ जीन प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम एलील्स बोलते हैं। तो हेटेरोजाइगोट्स में 2 फॉर्म्स ऑफ एलील्स होती हैं। ठीक है, होमोजाइगोट्स में सेम एलील होता है। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स पे, बट हेटेरोजाइगोट्स में एज वी नो कि वी हैव अ डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स, मतलब डिफरेंट एलील्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो डिफरेंस आता है एलील में, कि एक एलील तो ऐसा था और दूसरा जो एलील है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ये जो डिफरेंस आता है दैट कम्स ड्यू टू द चेंजेस इट हैज अंडरगोन। तो कुछ चेंजेस मतलब एलील्स में आते हैं, उस वजह से क्या होता है कि ये जो है एलील जो है वो दूसरा डिफरेंट बनता है। अब वो चेंज आने के बाद जो वो सेकंड एलील है वो डोमिनेंट भी बन सकता है या फिर रिसेसिव भी बन सकता है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रोमोसोम और एलील के बारे में समझाना चाहूंगी, जो कि नॉर्मली मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर टू द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, मैं आपको थोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिक क्लियर करना चाहूंगी, ताकि ये आपको एलील्स के बारे में क्लियर हो सके कि ये एलील्स क्या चीज है, तो जो कि नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स इस चीज में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप लोग जानते होंगे दैट हमारे में या हर किसी में, जैसे जो क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इनडायरेक्टली मीन्स कि जीन्स भी जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे अगर हम एक क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की वन की बात करें, तो दिस इज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस कब कहेंगे, या फिर हम इसको एक पेयर कब कहेंगे, कि दीज 2 क्रोमोसोम्स विल बी हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर द सेम ट्रेट। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, अगर हम एग्जाम्पल है कि क्रोमोसोम नंबर 1 हैज द इंफॉर्मेशन फॉर द हाइट कैरेक्टर। ठीक है, हाइट कैरेक्टर के उसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो होंगे वो सिर्फ हाइट कैरेक्टर के लिए ही होंगे, मतलब सिर्फ नहीं है, और कैरेक्टर्स के लिए भी हो सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि इन दोनों में जो जीन्स होंगे वो हाइट कैरेक्टर की होंगे, सिर्फ इसी क्रोमोसोम में होगा हाइट कैरेक्टर की जो जीन्स होंगे, किसी और क्रोमोसोम नंबर में हाइट कैरेक्टर के जीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम है, अब इन दोनों में जीन्स प्रेजेंट है, अब वो डिपेंड करता है कि या तो इन दोनों में जो वो जीन प्रेजेंट है कि हो सकता है कि वो सेम जीन प्रेजेंट हो, जिसे हम होमोजाइगोट्स बोल देते हैं।
हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंट हो, कि अगर इसके पास अगर कैपिटल टी टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है ऑफ द हाइट करेक्टर, इसके पास हो सकता है कि कैपिटल टी हो, सेम भी हो सकता है, या फिर स्मॉल टी भी हो सकता है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो डिफरेंस, सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिफरेंट एलील्स बनते हैं ना, कि कैपिटल टी से ये स्मॉल टी कैसे आ गया, या फिर कि अलग एलील जो है वो कैसे बना, कि कुछ चेंजेस आए होंगे, जैसे कि कुछ म्यूटेशन हो सकती है कि जीन में म्यूटेशन आई हो, और म्यूटेशन होकर एक डिफरेंट टाइप ऑफ जीन जो है वो बन गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि चेंज होने के बाद हो सकता है कि ये डोमिनेंट बने, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये रिसेसिव बने, ठीक है। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि डोमिनेंट ही रहता है, मोस्ट केसेस में कि अगर कैपिटल टी ही बनता है। रेयर केसेस में होता है कि वो रिसेसिव ट्रेट में चेंज हो जाए। तो इस तरीके से फिर जो है वो जीन में डिफरेंस आता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ जीन ए, हम एक ए जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए जीन जो है एक एंजाइम बनाता है, ठीक है, आफ्टर इट्स एक्सप्रेशन, कि मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना, देन वो जो प्रोटीन बना है, एंजाइम इज ऑल्सो प्रोटीन, ठीक है। तो इसने एक एंजाइम बनाया एंड दैट एंजाइम लीड्स टू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। कैसे कि ये ना सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है दैट एंजाइम एंड दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोटीन, और वो फिर जाके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन करा रहा है, ठीक है। अब जो नॉर्मल एलील जो होगा, नॉर्मल जीन जो होगा, वो तो क्या करेगा, ये सेम मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करेगा कि एंजाइम प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल लीड टू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। लेकिन जो एलील जो है वो मॉडिफाई हो गया है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, म्यूटेशंस हुई हैं, तो उसमें 3 केसेस पॉसिबल हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बोलती है कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि ये एक नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए, या फिर हो सकता है कि एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, या फिर हो सकता है कि कोई भी एंजाइम ना बने, ठीक है। भी अगर एक उसमें क्या किया हुआ कि भाई उसमें एलील में डिफरेंसेस आए हैं, तो एलील में डिफरेंसेस आने के बाद हो सकता है कि वो ये सेम पाथवे ही फॉलो करे और सिमिलरली नॉर्मल एलील की ही तरह एंजाइम बनाए और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है अपना वो शो करे, ठीक है। लेकिन पॉसिबल 2 और पॉसिबिलिटीज भी है कि ये एंजाइम तो बनाए पर वो नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं कर रहा वो एंजाइम, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एंजाइम ही ना बनाए बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहले केस में तो जहां पर नॉर्मल एंजाइम बन रहा है, तो मॉडिफाइड एलील जो है वो नॉर्मल एलील की तरह ही काम कर रहा है। इन फर्स्ट केस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड वन, ठीक है। तो उससे वो अपना नॉर्मल जो है वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो शो करेगा, सेम फिनोटाइप जो भी उसका काम था वो शो करेगा। तो ये मोस्ट केसेस में होता है, वेरी कॉमन है। यही जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि भाई चेंज होने के बाद वो डोमिनेंट एलील में भी चेंज हो सकता है, तो ये वही हुआ कि एलील जो है वो डोमिनेंट एलील में जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड केस में जब एक या तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या फिर एंजाइम ही नहीं बना रहा है, तो दोनों केसेस में ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, यानी कि वो एलील जो है दैट इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द फिनोटाइपिक इफेक्ट, जो इफेक्ट इसको अपना प्रोड्यूस करना था, ठीक है। तो ये इन दोनों केसेस में हम कहेंगे कि दैट एलील इज रिसेसिव, क्योंकि वो अपना कुछ भी एक्सप्रेस तो कर ही नहीं रहा, तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो टोटली उसके काउंटर पार्ट पे डिपेंड करेगा, जो उसका जो दूसरा जो भाई है, ठीक है, जो उसका जो भाई है दूसरा एलील है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई वो जो है वो कैसे जैसे वो काम करेगा ना, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई हाई कैरेक्टर जो है वो कैसे होगा। जैसे कि अभी हमने वो हाइट की बात की थी, ठीक है। अब अगर ये वाला जो स्मॉल टी है, ये या तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, तो ये कोई भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है शो नहीं करेगा। तो फिर डिपेंड करेगा इस कैपिटल टी पर ही, कैपिटल टी अपना नॉर्मल एंजाइम बनाएगा और अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, तो फिर सिर्फ इसी का ही एक्सप्रेशन जो है वो होगा, वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, मतलब दोनों पर अगर स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो थोड़ा बहुत क्योंकि ये एक्सप्रेस करेंगे ना, तो जो मिनिमम जो वैल्यू होती है फिर वही एक्सप्रेस होगी, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अभी तरीके से अभी हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड एलील इज द रिसेसिव, ठीक है। ये याद रखने की बात है कि क्योंकि मॉडिफाई होके ही उसने नॉन फंक्शनल एंजाइम और कोई भी एंजाइम, ये जो 2 कंडीशंस जो है वो एक्सप्रेस की है, तो मॉडिफाइड एलील को हम कह सकते हैं कि द मॉडिफाइड एलील इज द रिसेसिव वन, और जो अनमॉडिफाइड है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली अपना काम कर रहा है, दैट इज द डोमिनेंट वन।
ठीक है, अब जो दो सेलिएंट फीचर्स यहाँ पर ध्यान रखने के हैं स्टार मार्क्ड कि मोस्ट केसेस में जो नॉर्मल एलील होता है अनमॉडिफाइड जो होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाता है मोस्ट केसेस में। जैसे हमने अभी बात की कि नॉर्मल एलील जिसमें कोई चेंज नहीं आया है दैट इज द डोमिनेंट एंड दैट प्रोड्यूसेस द नॉर्मल प्रोडक्ट। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। हमने जैसे एक एग्जांपल की बात की है, हो सकता है कि मॉडिफिकेशन होने के बाद वो डोमिनेंट बने लेकिन जो अनमॉडिफाइड है वो रिसेसिव रहे, ऐसे भी हो सकता है। हमने सिर्फ एक एग्जांपल की बात की, समझने की कोशिश की कि भाई ये डोमिनेंस और रिसेसिव का जो पूरा फंडा है ये कैसे काम करता है, भी क्यों ऐसा होता है कि एक एलील जो है वो रिसेसिव बन जाता है और एक जो है वो डोमिनेंट बन जाता है, ऐसा क्यों होता है वो चीज समझने के लिए। और यही है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अब हमने अब ये इस जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल जो हमने स्टडी किया उसमें हमने देखा कि नॉन फंक्शनल एंजाइम जो है दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड एलील एंड इट इज दस रिसेसिव। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। ठीक है, अब अभी हमने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखा, तो अगर आपको कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो बेसिक है वो यहाँ पर भी यूज होता है। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस का बेसिक भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझना है तो पहले कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना। ठीक है, तो that law of dominance was given by the father of genetics, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, उसने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था एज वी ऑल नो। तो उसने कुछ बात उसने क्या बोला था कि कोई भी कैरेक्टर जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, इट मे बी द हाइट और इट मे बी द आई कलर या फिर कोई भी कैरेक्टर है दैट इज कंट्रोल बाय सर्टेन फैक्टर्स। ठीक है, जिन्हें आज हम जीन बोलते हैं कि भाई जीन्स जो है वो फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। उसने फैक्टर बोला था कि भाई फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। और उसने सेकंड उसने बोला था कि फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, भी हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने अभी देखा कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में कि क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। ठीक है, ये था। अब तीसरा जिसका मोस्ट सेलिएंट फीचर जो कि हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में काम आने वाला है वो ये था कि वन फैक्टर इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर इन अ हेटेरोजाइगस पेयर। अगर हेटेरोजाइगोट्स है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट है तो उनमें से एक फैक्टर जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, कंप्लीटली, मार्क द वर्ड कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, कि वो कि जो उसको एंजाइम प्रोड्यूस करना था, जो उसका काम था डोमिनेंट कैरेक्टर का, वो कंप्लीटली करेगा। उसने पूरा सफिशिएंट अमाउंट में उसने एंजाइम जो है वो प्रोडक्शन की। अब इससे पहले अब अभी कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं, या और यही कंट्रास्टिंग फीचर्स भी हैं, कंट्रास्टिंग टू दी कंप्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट वन इज द डोमिनेंट एलील और फैक्टर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। ठीक है, फर्स्ट कंट्रास्टिंग फीचर इज दिस, जो कि इसके नाम से पता चल रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता। मतलब कि जैसे अभी हमने पीछे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में बात की थी कि जो मॉडिफाइड एलील जब मॉडिफाइड एलील जो है वो अनमॉडिफाइड के इक्विवेलेंट था ना, उसमें हमने बात की थी कि दैट इट प्रोड्यूसेस द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल है, लेकिन अब सेकंड केस भी हो सकता है ना कि लेस एफिशिएंट एंजाइम हो। ठीक है, तो वही है कि डोमिनेंट वाला जो है वो एक लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। वो एफिशिएंट है बट उसकी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी कम है, तो वो कंप्लीटली अपना जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत तो करेगा, तो इसलिए फिर उसको डोमिनेंट तो कहेंगे ही। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट सेलिएंट फीचर हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और कंट्रास्टिंग फीचर भी हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बोला था कि कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नॉट कंप्लीटली, इट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। ठीक है, सेकेंड सेलिएंट फीचर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जब हम क्रॉस करते हैं तो F1 प्रोजेनी जो हमें मिलते हैं ना, तो दैट F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स either of the parents।
दो पेरेंट में से किसी एक को वो रिजेंबल करता है फिनोटिपिकली। जैसे कि अगर हम एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट से अगर क्रॉस करवाते हैं, देन वी गेट अ टॉल प्लांट इन दी F1 प्रोजेनी, जो कि एक पेरेंट को टॉल पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 प्रोजेनी किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता। ठीक है, दैट इज अनदर सेलिएंट फीचर एंड और द अदर कॉन्ट्रास्टिंग फीचर। ठीक है, जो हमें रिजल्ट जो मिलता है ना F1 प्रोजेनी पे, वो F1 प्रोजेनी इज एक्चुअली इन बिटवीन द टू पेरेंट्स, उन दोनों पेरेंट्स के बीच में होता है। मतलब किसी पर्टिकुलरली एक पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता, उन दोनों के बीच में कहीं उसका जो है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड सिलिएंट फीचर क्या है कि जीनोटिपिक रेशियो डिफरेंट होता है। जीनोटिपिक रेशियो नॉर्मली लॉग डोमिनेंस में क्या होता है 3:1, 3:1, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में द जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। मार्क करने की बात है, मार्क दिस पॉइंट, फिनोटिपिक रेशियो भी यही होता है 1:2:1। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि नेम द क्रॉस और नेम द फिनोमिनन इन विच द जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू द फिनोटिपिक रेशियो। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है। सो दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर ये जीनोटिपिक रेशियो जो है वो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल होता है। अब इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी पे आती है, हम ज्यादा नहीं देखेंगे, एक एनसीईआरटी की ही बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है विच इज द डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर में ये जो है वो देखा जाता है, डॉग फ्लावर बिलोंगिंग टू द स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम प्लांट। स्नैपड्रैगन कॉमन नेम हो गया एंड एंटीरिनम इज अ साइंटिफिक प्लांट, साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस देखते हैं। इसका क्रॉस देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया कि व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब इसको अच्छे से क्रॉस की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये स्नैपड्रैगन एंटीरिनम प्लांट में देखें, एंटीरिनम प्लांट में हमने इसमें बेसिकली थ्री कलर्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, रेड, व्हाइट एंड पिंक। तो हमने क्या लिया, रेड कलर को और व्हाइट कलर फ्लावर को, मतलब दो प्लांट्स लिए, एक प्लांट जिनमें रेड कलर फ्लावर प्रेजेंट है और एक प्लांट जिसमें व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट है, उन दोनों को क्रॉस करवाया। ठीक है, अब रेड कलर हमें पता है कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अब साइंटिफिक माइंड से सोचो कि आप क्रॉस कर रहे हो, आप मतलब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, आपको डिस्कवरी करनी है, तो आप कैसे सोचोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। उसके लिए आता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, उसके लिए आपको टेस्ट क्रॉस आता है। तो फिर टेस्ट क्रॉस के ऊपर भी आपको टेस्ट क्रॉस का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। ठीक है, सो इमेजिन करो कि आप एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, आप क्रॉस करने वाले हो। तो आपने नोटिस किया कि टू मेन कलर ऑफ फ्लावर्स जो हैं इस प्लांट में मिल रहे हैं, विच आर द रेड एंड व्हाइट। ठीक है, तो आपने दो प्लांट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, फॉर द क्रॉस। एक प्लांट वो जिसमें रेड कलर और फ्लावर प्रेजेंट है और एक जिसमें व्हाइट कलर, फिर आपने उनका क्रॉस करवाया। आपको ये पता लग गया कि भाई हाँ रेड डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है, आप इसका क्रॉस कराया। शॉकिंगली आपने देखा कि रिजल्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वन मेंशन्ड बाय मेंडल। मेंडल के अकॉर्डिंग तो F1 प्रोजेनी में हमें रेड फ्लावर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें क्या मिले, हमें पिंक फ्लावर्स मिले। वी गॉट द पिंक फ्लावर्स। अब ये कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब मेंडल का लॉ गलत था। नहीं, उसका वो भी गलत नहीं है, यहाँ पर ये फिनोमिनन ही डिफरेंट है। यहाँ पर इस केस में क्या होता है, जैसे जो कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये आर जीन जो है ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है बट वो लेस एफिशिएंट है। बट ये रिसेसिव जो है वो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करता या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। तो ये एंजाइम, काम करने वाला एंजाइम ये प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो लेस एफिशिएंट है। तो फिर क्या होगा, अगर हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो फिर यहाँ पर जो रेड की जो है वो एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई। तो उसको बेसिकली रेड कलर प्रोड्यूस करना था, लेकिन फिर उसका इफेक्ट क्योंकि कम हो गया है तो उस वजह से क्या हुआ कि हमें पिंक फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। वी गॉट द पिंक फ्लावर्स।
तो हेटेरोजाइगस कंडीशन रिजेंबल्स नीदर ऑफ द पेरेंट्स की ये जो F1 प्रोजेनी है ये इन दोनों में से किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा, जो अभी हमने ऊपर सेलिएंट फीचर में बात की थी, लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था उसमें रिजेंबल करता है। अब हम आगे इसकी जब सेल्फिंग कराते हैं फॉर F2 जनरेशन, तो हमें ये सब रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं कि अगर कैपिटल आर है तो रेड मिलेंगे, स्मॉल आर है तो व्हाइट फ्लावर्स बनेंगे, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में वी गेट द पिंक फ्लावर्स। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात है। वही है ना कि हम बेसिक हमको क्या समझना है, मेन चीज इसमें जो याद रखने की और समझने की है वो यही है, दीज 4 पॉइंट्स। मेन बेसिक चीजें जो है वो यही है। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, जीनोटाइपिक रेशियो से पूछते हैं, और ये याद रखने की बात है कि F1 प्रोजेनी रिजेंबल नीदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, और ये डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। तो ये कंडीशन कैसे हुई थी वो हमने समझ लिया, क्योंकि ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट इज 1:2:1। सिमिलरली जीनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1। ठीक है, तो अब यही यहाँ से एक बहुत मेन क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, ये बहुत याद रखने की जरूरत है। ये इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे होते हैं, वो भी आपको ट्राई करने चाहिए। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। सो वहां पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच क्लॉज रिजल्ट्स इन जीनोटाइपिक रेशियो सेम टू द फिनोटाइपिक रेशियो, सो दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन क्लिक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आगे और वीडियोस बनाती रहूँ। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट आता है आप वो भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि इसके बाद एक और फॉर्म होती है जहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो नहीं काम करता है, दैट इज द को डोमिनेंस। मतलब काम करता है लेकिन उसकी एक वेरिएशन है, को डोमिनेंस भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को डोमिनेंस और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि है मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लायोट्रॉपी, वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड and subscribe to my channel and click the bell icon so that you may remain notified for the new videos. So thank you very much.